नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एनएएस क्लास 10th साइंस प्रैक्टिस पेपर सेकंड। इसके पहले की क्लास में हम सॉल्व कर चुके हैं इस पेपर के 10 क्वेश्चन और आज की क्लास में हम आगे के 10 क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है ये सीखेंगे। तो आप निकाल लेंगे आगे के 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके थे, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे के जो 10 क्वेश्चन हैं हम लेते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आप निकाल लेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, एक द्रव जो विद्युत का संचालन करता है उसे विद्युत इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता एक विद्युत अपघट्य की होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौन सा द्रव है जिसमें विद्युत अपघट्य की विशेषता होनी चाहिए। तो विद्युत अपघट्य हम सभी जानते हैं कि विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ हैं जो कि विद्युत का चालन करते हैं और अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास है NaCl, ये भी विद्युत अपघट्य है और अगर इसका हम विलयन बनाते हैं तो ये Na+ और Cl- में विभाजित हो जाता है। तो विद्युत अपघट्य की जो एक विशेषता है वो है कि यह विलयन में मुक्त आयन दे। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है आप देखेंगे, फर्स्ट है केवल धनात्मक आवेश का होना, सेकंड है हमारे पास केवल ऋणात्मक आवेश का होना, फिर इसके बाद इसके विलयन में मुक्त आयन होने चाहिए और यह अपने घटक आयनों में विभाजित नहीं होना चाहिए। तो अगर इसमें से हम आंसर देखें तो जो हमारा आंसर हो जाएगा C, इसके विलयन में मुक्त आयन होने चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है, अगर वो विलयन में आयन देगा, आयन मतलब या तो वो धन आयन हो सकता है या तो ऋण आयन हो सकता है, अगर वो विलयन में मुक्त आयन देगा तो वो क्या होगा, विद्युत अपघट्य होगा। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि जैसा कि नीचे दिखाया गया है, रवि 3 गिलासों में पानी और नमक को तब तक मिलाता है जब तक कि नमक पानी में पूरी तरह विलय हो जाता है ना। देखिए अब 3 गिलास पानी कौन सा है, अगर हम फर्स्ट गिलास ये देखें तो इसमें 75 ml पानी है और इसमें 3 चम्मच नमक मिलाया गया है। फिर 50 ml पानी में 2 चम्मच नमक मिलाया गया है और 25 ml पानी में 1 चम्मच नमक मिलाया गया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो नमक की क्वांटिटी है वो पानी के हिसाब से इक्वल है। देखिए 25 में 1 चम्मच, 50 में 2 चम्मच और 75 में 3 चम्मच, मतलब जितना पानी है उसी की एवरेज में यहाँ नमक मिलाया जा रहा है। तो अब जो हमारा विलयन बनेगा वो कैसा होगा। क्वेश्चन है कि फिर वह तीनों गिलासों के पानी के स्वाद को चखता है तो उसे क्या पता चलेगा। अब क्योंकि अभी हमने कहा कि तीनों गिलास में पानी के हिसाब से नमक की मात्रा सेम है, तो नमक की मात्रा सेम है मतलब स्वाद क्या होगा, इसका सेम होगा ना। तो अगर हम देखें हमारे पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में हमको क्या दिखाई दे रहा है, उस ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है फर्स्ट, गिलास का के पानी का स्वाद सबसे अधिक नमकीन है, गिलास खा के पानी का स्वाद सबसे अधिक नमकीन है, गिलास गा के पानी का स्वाद सबसे अधिक नमकीन है, या फिर सभी गिलासों के पानी का स्वाद सबसे अधिक नमकीन है। तो ये आप भी बता सकते हैं कि हमने जो क्वांटिटी ली है पानी और नमक की वो हर गिलास में लगभग सेम है, एवरेज है, इसलिए जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सभी गिलासों के पानी का स्वाद एक समान नमकीन है। तो आंसर हो जाएगा आपका D, आप टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया हुआ है कि अपने शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम के लिए शिशुओं को वयस्क की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका क्या कारण है।
तो हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी विकास करते हैं, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन स्पेशली क्या करता है? शरीर के विकास का में सहायक होता है ना, पर शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो शिशु हैं, बच्चे हैं, उनको बड़ों की तुलना में 3 गुना प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्यों होती होगी अगर हम देखें तो देखें पहले ऑप्शन क्या है। सबसे फर्स्ट है उनके शरीर को प्रोटीन खाने की आदत होनी चाहिए। सेकेंड है उनके शरीर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और नए प्रोटीन ऊतकों का निर्माण कर रहे हैं। वैसे शरीर तेज़ी से बढ़ता है बच्चों का। प्रोटीन, सी ऑप्शन है, प्रोटीन उनके शरीर को माँ के दूध के अलावा भोजन के लिए समायोजित करने में मदद करता है। और चौथा है उनके शरीर में अधिक प्रोटीन बर्बाद होता है क्योंकि वो प्रोटीन को ठीक से नहीं पचा सकते। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर हो जाता है, यही आंसर है इसका, कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों का जो शरीर होता है वहाँ पर वास्तव में प्रोटीन अधिक बर्बाद होता है क्योंकि वो विकास करते हैं और विकास करते समय वो प्रोटीन को ठीक से नहीं पचा सकते। वो खाते हैं लेकिन वो खाने को प्रॉपर पचा नहीं पाते, इसलिए प्रोटीन को ठीक से पचा नहीं पाते, इसलिए वो ज़्यादा प्रोटीन की उनको आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक टेबल बनी हुई है। आप ध्यान से देखेंगे ये जो टेबल है वो हमको क्या दिखा रही है। क्वेश्चन नंबर 14, तालिका में पेट्रोलियम से बने यौगिकों, जो 14 है वो है, तालिका को हम ध्यान से देखें, तालिका में पेट्रोलियम से बने यौगिकों को श्रेणीबद्ध करके कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाया गया है। देखिए अब दर्शाया गया है मतलब इसमें कौन कौन से उत्पाद हैं। अगर हम देखें तो हमें जो फर्स्ट नंबर पे उत्पाद मिलता है वो क्या है, देखिए है ना, फर्स्ट नंबर पे हमको जो उत्पाद मिल रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? पेट्रोलियम गैस, है ना, पेट्रोलियम गैस हमको दिखाई दे रही है। और ये जो पेट्रोलियम गैस है उसमें कार्बन की संख्या हमको कितनी दिखाई दे रही है? 1 से 4। दूसरा हमारे पास है पेट्रोल, पेट्रोल में कार्बन की संख्या है 5 से 10। मिट्टी का तेल 10 से 12। डीजल में कार्बन है 13 से 15। ईंधन तेल में 15 से 18। स्नेहक तेल में 17 से 20। मोम में 20 से 30 और विटामिन में 30 से ऊपर। तो ये दिया हुआ है जो उत्पाद है पेट्रोलियम से बने यौगिकों के, और इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, टेबल को ध्यान से देख लिया आपने। अब इसी टेबल से आपका क्वेश्चन बनता है। जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किस पदार्थ में ऑक्टेन, ऑक्टेन जिसका फॉर्मूला है C8H18 होगा। तो ऑक्टेन किस में होगा? तो देखिए अगर हम 8 कार्बन कहाँ मिले हमको, ये देखिए 5 से 10 के बीच में 8 कार्बन होंगे ना, मतलब 5 से 10 के बीच में आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पेट्रोल। तो किस पदार्थ में ऑक्टेन होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, पेट्रोल में ऑक्टेन होगा। तो ये आप टिक लगा लेंगे। ठीक है, ऑक्टेन आंसर है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सलीम, देखिए क्वेश्चन ध्यान से दिखाई दे रहा है ना आपको। सलीम ने 4 समान पात्रों P, Q, R एवं S में समान मात्रा में 100 ग्राम पानी लेता है। सलीम क्या कर रहा है? 4 पात्र लिया है इसने और 4 पात्रों में क्या लेता है? 100 ग्राम पानी लेता है। ठीक है, अब 100 ग्राम पानी लेने के पश्चात उसमें वह पदार्थ मिलाता है। कौन कौन से पदार्थ मिलाता है? देखिए 5 ग्राम नमक मिलाता है, 5 ग्राम शहद, 5 ग्राम नारियल का तेल, 5 ग्राम चॉक पाउडर, और फिर वह 5 घंटे के लिए सभी पात्रों को धूप में रख देता है। मतलब पानी है, पानी में इन पदार्थों को मिलाया गया और उसे कहाँ रख दिया गया? धूप में रख दिया गया। अब क्वेश्चन आपका बनता है कि किस पात्र से पानी की कम से कम मात्रा वाष्पित होती है? किस पात्र से पानी की कम से कम मात्रा वाष्पित होती है? तो अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि अगर हम किसी पात्र में पानी धूप पे रखते हैं तो उसमें वाष्पन की क्रिया होने लगती है, और जो वाष्पन की क्रिया होती है उस वाष्पन की क्रिया में जो पानी है वो वाष्प बन के निकलते जाता है। पर ये जो पानी वाष्प बन के निकल रहा है वो वाष्प बन के किस में आसानी से निकलेगा? अब देखिए आप इमेजिनेशन करो कि नमक है, वो नमक पानी में घुल जाएगा।
शहद है वो भी पानी में लगभग घुल जाता है। नारियल का तेल है वो क्या करता है, पानी के ऊपर, हम जानते हैं ना तेल है तो क्या करेगा, वो पानी के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉप बना लेगा, मतलब ये जो सतह है उसको वो क्या कर लेगा, घेर लेगा, है ना। तेल की बूंदें यहाँ जम जाएंगी, है ना। जब तेल की बूंदें यहाँ जम जाएंगी तो यहाँ जो वाष्पन की क्रिया हो रही थी, वाष्प बन रही थी, वो वाष्प आसानी से नहीं बनेगी, और वाष्प आसानी से नहीं बनेगी मतलब वहाँ वाष्पन की क्रिया कम होगी, है ना। चॉक पाउडर भी क्या होता है, पानी में नीचे बैठ जाता है। तो अगर हमारा आंसर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, किस पात्र से पानी कम मात्रा में वाष्पित होने की संभावना है, तो वो हो जाएगा पात्र जिसमें नारियल का तेल है। और नारियल का तेल किस में रखा हुआ है, नारियल का तेल है आर पात्र में, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा सी कि आर में 5 ग्राम नारियल का आर में 5 ग्राम नारियल का तेल है, उसको यदि हम मिलाते हैं तो पानी कम वाष्पित होता है। ठीक है, आंसर लगा लेंगे आप क्वेश्चन सी। ना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे। ये हमारा है कि फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और उनकी खुशबू भी होती है, हम सभी जानते हैं, अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग खुशबू होती है। तो ये जो रंग और खुशबू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन है रंग और खुशबू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अगर आपने देखा होगा कि जो फूल होते हैं बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी अच्छी होती है, तो क्या होता होगा इसका कारण, ऑप्शन हम पढ़ते हैं। पहला, लोगों को आकर्षित करने के लिए, ताकि वे अधिक फूलों वाले पौधे बना सकें। दूसरा हमारे पास है परागण के लिए, अधिक कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, यह एक संकेत है कि पौधा अच्छे से बढ़ रहा है। और तीसरा लास्ट है कोई उद्देश्य नहीं, यह सिर्फ पौधे को अच्छा दिखाता है। तो आप सोचिए ऐसा क्यों होता होगा। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो यह आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों होगा बेटा, क्योंकि परागण की जो क्रिया है वो पौधों में यदि होती है तो पौधे प्रजनन करते हैं, है ना। तो परागण की क्रिया कीड़ों के द्वारा होती है, और कीड़े जो होते हैं पौधों को देखते हैं, पौधों की सुगंध लेते हैं और उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, और वो पौधे में जब बैठते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान में पराग कणों का स्थानांतरण करते हैं, जिसके कारण उनमें परागण की क्रिया होती है। तो ये परागण की क्रिया के लिए बहुत आवश्यक है कि फूल जो हो वो अच्छे सुंदर रंग के हों, उनकी खुशबू अच्छी हो। ठीक है, तो इसका आंसर आप टिक कर लेंगे बी, परागण के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी। ठीक है, बल की इकाई न्यूटन है तो दाब हम लगाएंगे, तो दाब हम लगाते हैं तो उसकी जो इकाई है वो हो जाती है, आप आंसर टिक कर लेंगे, सीधा इसका आंसर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डी नंबर का इसका आंसर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि ये रिएक्शन दी हुई है, दिखाई दे रही है आपको, फेरस हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये आपस में क्रिया करके बना रहे हैं Fe2SO4 होल थ्राइस और H2O। रिएक्शन आप ध्यान से देख लिए। अब क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई इस प्रतिक्रिया या रिएक्शन में लोहे की संयोजकता क्या है। ठीक है, लोहे की संयोजकता, लोहा क्या है यहाँ पे Fe और ये है OH होल थ्राइस, है ना। अब देखिए लोहे की संयोजकता, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि आयरन जो है उसकी संयोजकता या तो +2 होती है या +3। अब ये कितने हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़ा है, 3, है ना। तो ये जो लोहा है जितने हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़ा है वही उसकी संयोजकता, यहाँ पर भी ये 3 से जुड़ा है और यहाँ पर भी ये 3 सल्फेट आयनों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप लगा लें बी, लोहे की संयोजकता 3 होगी। किसी का भी एग्जाम्पल अगर हम देखें, सपोज हमने लिखा जिंक क्लोराइड, देखिए क्वेश्चन में अगर जिंक क्लोराइड भी होता है और आपसे पूछा जाता है जिंक की संयोजकता क्या होगी, तो जिंक कितने क्लोरीन से जुड़ा है, यहाँ पे 2 क्लोरीन से जुड़ा है, तो 2 क्या हो जाएगी जिंक की संयोजकता, है ना। तो जितने भी एक संयोजित तत्व या आयन किसी तत्व से जुड़े होते हैं उनकी संख्या ही वो उसकी संयोजकता दर्शाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 है, दी गई आकृति के अनुसार ध्वनि तरंग P की तुलना में ध्वनि तरंग Q क्या होगी। ध्वनि तरंग के बारे में क्वेश्चन है। देखिए ध्वनि तरंग को अगर हम देखें तरंग के रूप में ये जो बने हुए हैं, है ना, तो इसमें होता क्या है, जहाँ पर
जहाँ पर हमको ये दिखाई देता है Q, है ना, वहाँ पर जो तारत्व होता है वो कम होते जाता है ना। तो ऑप्शन में जैसे दिया है, पहला ज़्यादा प्रबल होती है, बी में है धीमी आवाज़ वाली है, ज़्यादा तारत्व वाली है, और डी में कम तारत्व वाली है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि पी की तुलना में जो ध्वनि तरंग Q है वो कम तारत्व वाली होती है, कम तारत्व वाली होगी। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास है, थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है आपका देख लें। टार्च, आपका क्वेश्चन आप पढ़ें ध्यान से कि ये क्वेश्चन है 20। टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगे होते हैं? इनमें से कौन सा विकल्प सही है? कि टुकड़े पानी में कैसे दिखाई देंगे? ए में आपका दिया है परावर्तक के ध्रुव और फोकस के बीच, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, परावर्तक के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका आंसर हो जाएगा, आप टिक कर लेंगे, बी है परावर्तक के फोकस और अत्यधिक निकट के अत्यधिक निकट, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, ये आपका आंसर है। आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन का अपन टारगेट बना लेते हैं, 5 क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं। देखिए 21 में है, शीला और उसके दोस्त जो हैं वो लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं। लुप्त प्राय प्रजाति जिनके बारे में आप जानते हैं ना कि जानवरों की या पौधों की ऐसी प्रजातियां हैं जो कि लुप्त हो रही हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है क्वेश्चन है कि सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यदि जैसे तौफीक है, उसका दोस्त तौफीक है, वो कहता है यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे विलुप्त हो जाएंगी। शीला कहती है वे केवल जंगलों में पाई जाती हैं। वहीदा का कहना है कि पौधों की प्रजातियां कभी लुप्त प्राय नहीं हो सकती क्योंकि वे कभी विलुप्त नहीं हो सकती। और गुलफिसान वो कह रहा है कि केवल मांस खाने वाले जानवर लुप्त प्राय हैं, पौधे खाने वाले जानवर लुप्त प्राय नहीं हैं। तो बेटा इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये हो जाएगा कि तौफीक जो कह रहा है यदि हम उचित कदम ना उठाएं तो जो पौधों की प्रजाति हैं वो कैसी हो जाएंगी? लुप्त हो जाएंगी। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो जो लुप्त प्राय प्रजाति हैं वे कैसी हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। तो आप आंसर टिक कर लेंगे ए। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एक आपको चित्र दिया हुआ है और ये चित्र क्या दर्शाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए चित्र है, यहाँ पर एक प्लास्टिक की थैली है, प्लास्टिक की थैली में एक बर्तन में पानी रखा हुआ है और उसमें बाहर से सूर्य का प्रकाश या ऊष्मा का स्रोत लगाया गया है। कुछ समय के पश्चात होता क्या है, पानी क्या बनाता है? वाष्प बनाता है। देखो ये पानी वाष्प बना रहा है और यहाँ आप देखोगे पानी का जल स्तर कम होते जा रहा है और ये जो वाष्प की बूंदें हैं वो थैली पर एकत्रित होते जा रही हैं। तो ये वास्तव में क्या है? जो पृथ्वी है वहाँ पर पानी कैसा होता है? अगर हम बात करें नदी की तो नदी से पानी वाष्प बनाता है और वाष्प वापस नदी में आ जाती है, हम सब जानते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये बताता है हमको ऑप्शन में, देखिए अगर हम ए है मंगल ग्रह पर मौसम, दूसरा है पृथ्वी पर जल चक्र, प्लास्टिक थैलियों के बुरे प्रभाव और कोई भी प्रभाव नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जल चक्र। पृथ्वी पर जल चक्र मतलब कि जो जल चक्र क्या है कि पानी वाष्पित होता है और वाष्पित होने के पश्चात वापस क्या होता है? पृथ्वी पर आ जाता है। तो पृथ्वी पर ये क्या दर्शाता है? जल चक्र। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, जल, पवन अथवा बर्फ द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। अपरदन हम सब जानते हैं ना, अपरदन मृदा का धीरे धीरे विनाश होना, वो क्या है? मृदा का अपरदन। तो यह क्यों होगा, है ना, इसका हम कारण जानते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है कि संभवतः मृदा अपरदन पर सबसे कम प्रभाव किसका पड़ेगा? सबसे कम प्रभाव किसका पड़ेगा? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन में दिए हुए हैं खनन है, निर्माण कार्य है, घास को उखाड़े बिना ऊपर ऊपर काटना है और ज़मीन की जुताई करना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? घास को उखाड़े बिना ऊपर ऊपर काटना। मतलब कि अगर हम घास को उखाड़े और ऊपर ऊपर काटें तो इससे क्या होगा? मृदा का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर खनन गतिविधियां हम खुदाई करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं, इन सब में मृदा क्या होती है? प्रभावित होती है, मृदा का ह्रास होता है। 4th में दिया है ज़मीन को जुताई करके उसे पर खेती ना करना। अगर हम खेती नहीं करेंगे तब भी मृदा का नुकसान होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका?
सी कि घास को उखाड़े बिना ऊपर ऊपर काटना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि जो पुरुष हैं, है ना, इनमें से क्या पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा तो हम पढ़ते हैं, हमारे पास जो महिला जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र दोनों मेल और फीमेल दोनों होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि फीमेल की बात करें, अगर हम महिलाओं की बात करें तो उसमें अंडवाहिनी होती है, अंडाशय होता है, ये होती हैं आपकी मादा जनन तंत्र। और पुरुष जनन तंत्र में जो वृषण है, शेषण है, जैसे ये दिया है वृषण है, शेषण है, शुक्रवाहिनी, ये सब पुरुष जनन तंत्र है, जबकि जो अंडवाहिनी है वो पुरुष जनन तंत्र नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अंडवाहिनी, है ना। आप टिक लगा लें, ये होगा सी, अंडवाहिनी, जो पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 है, जो दिखाया गया है, जहाँ पर नीचे एक चित्र दिखाया गया है। चित्र को यदि हम ध्यान से देखें तो चित्र किस चीज़ का है, यहाँ पे परावर्तन कोण का मान क्या है। क्वेश्चन है चित्र में परावर्तन कोण का मान क्या है। देखिए यहाँ हमने परावर्तन इसके पहले पढ़े, ये हमारी हो गई, ये सतह हो गई, है ना। इस सतह पे क्या बताया जा रहा है, ये अभिलंब डाला गया है ये, और यहाँ पर ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 60 डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री का है ना। ये वाला होता है आपतन कोण, ये वाला होता है परावर्तन कोण, और यहाँ अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाता है ये 90 डिग्री का होता है। तो यदि ये 60 डिग्री का है तो जो दूसरा है ये वाला कितने डिग्री का हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा 30 डिग्री का, है ना। तो आप 30 डिग्री में निशान लगा लें, जो कि ऑप्शन में है ए, है ना। ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हुआ आपके आज की 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें और आगे के 15 या 10 या फिर 20 क्वेश्चन हम आगे की क्लास में फिर से समझेंगे। हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन को अगर समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से वो क्वेश्चन समझ में आते हैं। आप इनको बार बार देखें कि इन्हें किस प्रकार से हम समझ के सॉल्व कर सकते हैं, और फिर आगे की क्लास में हम आगे के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।